लोग क्या पढ़ रहे थे हम? रुक जाओ, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या पढ़ा था कल? विभिन्न प्रकार के बालक पढ़े थे, और विभिन्न प्रकार के बालकों में कौन सा पढ़ लिया था? सभी बालक पढ़ लिए। अरे यार, फिर तो ठीक हुआ ना काम। सभी प्रकार के बालक पढ़ लिए थे हमने। देखा ना आपने, अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता। विभिन्न प्रकार के बालक पाए जाते हैं। कोई भी बालक एक से दूसरे एक बालक के समान नहीं होता है। प्रत्येक बालक क्या होता है? विशिष्ट होता है। प्रत्येक बालक क्या होता है? विशिष्ट होता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, फिर लास्ट में हम लोग कौन सा बालक पढ़ रहे थे? अधिगम अक्षम बालक पढ़ रहे थे, यानी अधिगम में कठिनाइयां पढ़ रहे थे, है ना। और अधिगम में कठिनाइयां पढ़ रहे थे। इस अधिगम निर्योग्य बालक या अधिगम अक्षम बालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सैमुअल क्रिक ने। कब किया? 1963 में। अच्छा, इसकी प्रकृति बताइए मुझे, इसकी प्रकृति कैसी होती है? आंतरिक विकार होता है, मानसिक विकार होता है, मनोवैज्ञानिक विकार होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, जैविक विकार होता है, स्थायी विकार होता है ना, परमानेंटली डिजीज होता है ये। फिर इसके बाद में इसकी विशेषताएं भी देखी हमने कुछ। बताओ, देखें। ध्यान केंद्रित करना या अवधान की क्षमता इसमें क्या होती है? कमजोर होती है। उसके बाद स्मृति कमजोर होती है, और प्रत्यक्षीकरण की समस्या रहती है। भावनात्मक रूप से उग्र होता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, और योग्यता और उपलब्धि में अंतर पाया जाता है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है। यही थी। इसके बाद में पहला व्यक्ति कौन सा पढ़ा था हमने? पहला रोग डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पठन एवं वाचन संबंधी विकार होता है। दूसरा डिस्ग्राफिया, किससे संबंधित विकार? लेखन संबंधी विकार होता है। तीसरा डिस कैलकुलिया, मतलब गणितीय या गणना संबंधी विकार होता है। फिर डिस्प्रेक्सिया, कौन सा होता है? ये वास्तव में चित्रांकन और लेखन में कठिनाई आती है, इसका मतलब ये तीनों में पाया जा सकता है। फिर इसके बाद डिसऑर्थोग्राफिया, कैसा विकार है? वर्तनी संबंधी विकार है। फिर इसके बाद में डिस्मोर्फिया, इसमें क्या होता है? शारीरिक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। फिर इग्नेसिया, इसमें स्मृति लुप्त हो जाती है। फिर मेनिया, मेनिया यानी अति उत्साही होता है, और असफल हो जाए तो अति विषादी होता है। फिर मिथोमेनिया, आत्म प्रशंसा या झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। फिर इतना ही पढ़े थे, मिथोमेनिया तक ही पढ़ा था हमने, है ना। अच्छा, एक दो और लिखो तो, एक दो और लिखो। एक होता है फोबिया। क्या होता है? फोबिया। क्या मतलब होता है फोबिया का? डरना।
बिना कारण के डरना, मतलब बिना कारण के उसे डर लगने लग जाता है। फोबिया का मतलब जिसमें कोई कारण नहीं होता है और बिना कारण के डर लगने लग जाता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आपको बताओ तो पानी से डरते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ये अलग अलग प्रकार का फोबिया होता है जो जिस चीज से डरने लग जाता है। कई बार ऐसा बालक भी होता है जो परीक्षा देने से डरने लग जाता है, तो उसको एग्जाम फोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम फोबिया। बालक पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे एग्जाम से एक विशेष प्रकार का डर लगता है, इसलिए वो कोई ना कोई बहाने बनाकर एग्जाम से फ्री रहना चाहता है, वो एग्जाम नहीं देना चाहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? फोबिया बोलेंगे ना। तो ये फोबिया जो होता है ना, ये अकारण डर होता है। क्या होता है? अकारण डर होता है, मतलब बिना कारण के डर लगना फोबिया कहलाता है, अकारण डर। और ये अलग अलग प्रकार का होता रहता है, जिस जिस प्रकार का होता है वैसे। जैसे हाइड्रोफोबिया, आपको पता है जिस व्यक्ति को रेबीज हो गया हो, रेबीज रोग हो जाता है ना, कुत्ते के काटने से जो रोग होता है, उसके बाद उसको हाइड्रोफोबिया होता है संभवतः। उसके बाद वो किससे डरने लग जाता है? पानी से डरने। कोई हवा से डरता है, कोई बादल से डरता है, कोई भीड़ से डरता है, कोई अकेले रहने से डरता है। अलग अलग प्रकार के फोबिया इसमें पाई जाती हैं। हालांकि वहां डर कोई सा भी नहीं होता है, डर होके वो पानी उसको कुछ बिगाड़ नहीं देगा, लेकिन उसको यह फोबिया हो जाता है। और हैं, हाँ, अलग अलग होते हैं। कौन सा होता है? मुझे तो एक याद है, पत्नी फोबिया। पत्नी कुछ कहती नहीं है लेकिन फिर भी वो डरता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पत्नी फोबिया बोलते हैं। अभी तक आपको नहीं माना? हो जाएगा, चिंता मत कर। मतलब बिना मारे पीटे ही हो जाता है ये, पहले पर्चा नहीं दिखाना पड़ता है इसमें। अपनी जो नोट्स वाली किताब है ना, उसमें फोबिया अलग अलग प्रकार के लिखे हुए हैं, 5-10 प्रकार के। फिर एक थोड़ा सा और ध्यान रखना, एक होता है ओटिज्म। ओटिज्म, ओटिज्म इंग्लिश का वर्ड है, ये इंग्लिश का मीनिंग है। ओटिज्म मतलब क्या होता है? श्वेलिनता। क्या होता है? श्वेलिनता। अच्छा, ये होगी श्वेलिनता। इसका मतलब अपने आप में लीन रहना, अपने आप में लीन रहना। लिख लो, अपने आप में लीन रहना, अपने आप में लीन रहना। स्वलीनता मतलब अपने आप में लीन रहना। इसके लक्षण बताऊं इस रोग के, अपने आप में लीन रहने का। यदि है मीरा भाई, नहीं, वो तो भगवान कृष्ण में लीन थी, वो तो भगवान कृष्ण में लीन थी, अपने आप में नहीं थी वो। अपने आप में लीन रहना ये एक रोग होता है ना, एक डिजीज होता है। इसमें क्या होता है कि, अरे सुन लो, रहने दो, लीन प्रवृत्ति की नहीं है। हड़की आप ही लगती हो इन्हें, सारे उदाहरण आप पर देते हैं। यहां इस क्लास में मैंने इस प्रकार का कोई ओटिज्म प्रकार का बालक नहीं देखा है, हैं? नहीं, नहीं बोलना ये नहीं होता है। अरे नहीं नहीं, अलग बात है। देखो, जैसे मान लो चार, बोलने वाली बात नहीं है यहाँ, नहीं बोलता है, इसका हम लोग अंतर्मुखी हो सकता है, लेकिन वो इसको हम लोग स्वलीनता नहीं बोल सकते हैं, ओटिज्म नहीं बोल सकते। जैसे 4-5 लोग बैठे होते हैं ना, और आजकल तो क्या मोबाइल है, इस मोबाइल को छोड़िए, इसको दूर रखिए, उसके बाद भी यदि 4-5 लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते 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 एक व्यक्ति पता नहीं कहाँ खो जाता है, उसको हम कुछ कह रहे हैं, उसको ध्यान नहीं होता है, फिर उसको कहते हैं ओ हेलो, हाँ हाँ। वो बालक किस में होता है? ओटिज्म में होता है। अपने आप में मस्त रहता है, दूसरों की कोई बात पर ध्यान नहीं रखता है, एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है। बुक लिखी है इस पर, बहुत गहरा रोग है ये, छोटा रोग नहीं है, बहुत बहुत गहरा रोग है ये ऑटिज्म वाला। ये दिखता बात रहता पूरे जीवन में ही है, लेकिन ये इसकी शुरुआत जो होती है ना, इस रोग का जो होने का कारण होता है, वो होता है प्रश्न काल।
बाल विकास में हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको एक आयु बताऊंगा एक बालक की, जिसको प्रश्न काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्न काल। अच्छा, प्रश्न काल होता है बालक का 3 से लेकर 6 वर्ष। 3 से लेकर 6 वर्ष का बालक सामान्यतः, ये देखो 2.5 से ही शुरू हो जाता है। हाँ, 2 के बाद शुरू होगा, और 2 से लेकर 4 वर्ष तक तो ये प्रश्न काल भयंकर तरीके से फूटता है बालक में। प्रश्न काल फूटने का मतलब होता है बालक आपसे प्रश्न पे प्रश्न करेगा। ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है। बालक कहेगा ये क्या है, आप कहोगे पक्षी है। बोले पक्षी, पक्षी क्या होता है? बोले पक्षी उड़ता है। बोले उड़ता क्यों है? ये उड़ता है दूर जाकर बैठने के लिए। दूर क्यों जाता है? दूर खाने के लिए जाता है। अच्छा, खाता क्यों है? खाना तो यहीं भी पड़ा है। अच्छा, वो बालक क्या करता है? प्रश्न पे प्रश्न करता है। उस अवस्था में यदि बालक के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाए, उस अवस्था में बालक को अपने प्रश्नों का जवाब अन्य वयस्क व्यक्ति से या अन्य व्यक्ति से नहीं मिलता है, तो वो बालक धीरे 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 वो प्रश्न अपने आप से ढूंढने का प्रयास करता है, उनके उत्तर, और अपने आप से ढूंढने का प्रयास करता है, इसलिए वो अपने में खोता जाता है। ये बहुत भयंकर बीमारी होती है। इसलिए प्रश्न काल जब बालक का फूटता है, उसलिए उस समय में उस बालक का अन्य वयस्क व्यक्तियों के साथ रहना अति आवश्यक होता है। इसलिए आपको पता है कि जो जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो वाक्पटुता में बड़े तेज होते हैं। उनमें इस प्रकार का कोई रोग नहीं पाया जाता है, बहुत एक्टिव होते हैं। इनमें इस प्रकार का रोग नहीं होता है, क्योंकि उनके प्रश्नों का जवाब एक आदमी नहीं दे रहा है तो दूसरा दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है तो तीसरा दे रहा है। ये जो कल्चर है ना, हम दो हमारे दो एक तक ही काम हो जाएगा, ऐसी स्थिति जो होती है ना, ऐसी स्थिति में बालक के प्रश्नों का जवाब समय पर नहीं मिलता। प्रश्न का मतलब ये है कि बालक तो ये भी पूछ लेगा आपको कि ये आवाज किसकी आई? बोले हेलीकॉप्टर की आई। ये हेलीकॉप्टर क्या है? हेलीकॉप्टर ये होता है। हेलीकॉप्टर क्यों उड़ता है? ये हेलीकॉप्टर उधर क्यों जाता है? ये चांद क्यों है? ये सूर्य क्यों है? वो ऐसे सवाल पूछ लेगा। उसका मतलब ये है कि उसको जवाब चाहिए। उसको जवाब ये नहीं चाहिए कि सही है गलत है। आप कहीं इस खोज में लग जाओगे, यार मैं ढूंढ के दूं गूगल पे कि इसका जवाब सही है गलत है, उसको तुरंत क्या चाहिए? जवाब चाहिए। जवाब सही हो गलत हो उसे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट विकसित नहीं हो रहा है उसका। मतलब ये नहीं कि भाई वो उसको हमेशा के लिए काम कर रहा है उसके बाद में आगे पेपर में जाके गलत कर देगा, ऐसा नहीं है। उसको जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। बालक कम से कम हजारों सवाल कर देता है एक दिन में, उसका पूरे दिन यही काम रहता है, बस केवल सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। आप उसके जवाब देते जाइए, चाहे कुछ भी दीजिए उसको, कैसे भी बताइए, उसको जवाब देते जाइए, तब वो बालक ऑटिज्म में नहीं होता है। जवाब पूछता है ना वो, हम क्या करते हैं कि जब बालक कुछ पूछता है अपने को, तो अपने को लगता है कि यार बालक हाई लेवल की बात कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि तेरे क्या काम का है, अभी अभी छोटा है, तुम बक बैठ साइड में। बालक को यदि 4-5 दिन 10 दिन तक लगातार उसको पता लग गया ना कि ये व्यक्ति मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा, उसके पास नहीं आएगा, फिर उससे दूर जाएगा, वो दूसरे को ढूंढेगा। दूसरा भी जवाब नहीं दे रहा, तीसरे को ढूंढेगा। तीसरा जवाब नहीं दे रहा, चौथे को ढूंढेगा। और घर में है ही 2 ही, और दोनों ही जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसके पास कोई इलाज नहीं होगा। फिर वो अपने आप से ढूंढेगा, और अपने आप से ढूंढेगा, अपने आप में मस्त रहने लग जाएगा। तब वो बालक ऐसी स्थिति में ऑटिज्म में चला जाता है। यदि आपने अनुभव किया हो, घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे हजारों प्रकार के सवाल पूछते हैं, किसी भी प्रकार के, कैसे ही हो, उनको जवाब चाहिए, उनको चाहे कैसा हो नहीं हो। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको केवल और केवल क्या चाहिए? जवाब। उसके बाद नहीं चाहिए। 6 साल का हो जाएगा ना लगभग, उसके बाद वो बालक अपने आप में फिर अपने आप से जवाब ढूंढने लग जाएगा, कॉन्सेप्ट उसका विकसित हो जाएगा, फिर अपने आप में खेलने लग जाएगा। उसके बाद वो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल तब तक ही करता है जब तक ये 3-4 साल 5 साल के मध्य का बालक होता है। इस समय भयंकर रूप से आपसे सवाल करता है। मैं प्रयागराज पढ़ाने में गया हुआ था, लगभग उनको 1.5-2 साल हो गए उस बातों को। वो उस टाइम मेरा छोरा था लगभग 4-4.5 साल का, 4-4.5 साल का था। तो उसको मैं रोज शाम को लेके कम से कम आधा 1-1 घंटे तक उसे बताता था। वो पूछता जाता था, पूछता जाता था, क्योंकि मैं उसके मम्मी के लक्षण जानता था। वो जब पूछता तो वो कहती कि तुझे क्या करना है, क्या करना है अभी इन बातों से, अभी तू छोटा है। हालांकि वो जॉइंट फैमिली में उसको सवाल के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके सवाल बड़े अजीबोगरीब, बच्चे के सवाल अजीबोगरीब ही होते हैं हमेशा। मैं एक दिन शाम को कॉल आया, मैंने कहा बेटा अभी तो मैं थोड़ी बात नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा संगम पर आया हुआ हूँ। तो संगम क्या होता है? मैंने कहा बेटा संगम होता है कि जहाँ गंगा और यमुना मिलती है ना, उसे संगम बोलते हैं। बोले गंगा क्या है? मैंने कहा बेटा गंगा तो नदी होती है। अच्छा फिर मिलती क्यों है? मैंने कहा मिलती है मतलब इधर से रास्ता नीचे होता है, इधर से रास्ता ऊपर होता है, इसलिए मिल जाती है, दोनों आपस में मिलती है पानी। अच्छा फिर क्या होता है? मैंने कहा फिर क्या होता है? फिर मतलब एक साथ चली जाती है आगे। कहाँ जाती है? तो समुद्र में चली जाती है।
तो समुद्र क्या होता है? मैंने कहा समुद्र बेटा जिसमें बहुत सारा पानी होता है वो समुद्र होता है। अच्छा बोले समुद्र, फिर समुद्र नहीं चलता है क्या? मैंने कहा नहीं समुद्र नहीं चलता है, समुद्र में आके नदी गिरती है, वो नदी होती है। बेटा नदी, नदी में क्या होता है? नदी में पानी आता है। क्या आता है? पानी। अच्छा पानी तो हमारे ननियाल में भी तो आता है। मैंने बेटा नदी ननियाल से भी आती है? बोले आती है। मैंने कहा एक बार आई थी, अब आके रुक गई है, क्या करें? कोई इलाज नहीं है अपने पास। मतलब बच्चा सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछता जाएगा, उसको जवाब चाहिए। क्या चाहे उल्टे सीधे कैसे ही दो आप उसे जवाब, तब वो बच्चा ऑटिज्म से बाहर निकलने की स्थिति में रहेगा। ये मैंने एक रियल घटना देखी है। एक मेरे साथ पढ़ाने वाले गुरुजी जो संस्थान में भी पढ़ा रहे हैं, वो मतलब पूरे दिन भर बिजी। अच्छा उनकी मैडम भी मास्टर बनी हुई, नौकरी लगी हुई, दोनों अलग जगह रह रहे हैं, घर से अलग रह रहे हैं। हैं? क्या क्या कह दिया? हैं? इसमें ऊपर लिखा हुआ था कि चुपचाप पढ़ लो। तो मैंने रियल में देखा है घटना। अच्छा वो क्या है कि उन गुरुजी के एक बच्चा हुआ, उसके 2.5 साल बाद उनके दूसरा बच्चा हुआ। अब आप सोच के रहिए, जब 2.5 साल बाद में दूसरा बच्चा हो गया, वो घर से दूर रह रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं और वो बच्चा रह रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, मतलब एक आदमी तो 24 घंटे बिजी मान लो आप, और दूसरा वाला स्कूल में है तो बिजी है। तो ऐसी स्थिति यदि आपके सामने आएगी तो फिर दूसरा बच्चा तो वो माँ निश्चित सी बात होगी वो दूसरे बच्चे की केयर पर ध्यान देगी, वो उसकी केयर पर ध्यान नहीं दे पाएगी। तो फिर उस बच्चे के पास कोई इलाज नहीं, तो उस बच्चे को खूब सारे उन्होंने खिलौने ला दिए, जितने खिलौने चाहिए उतने, और वो दूसरी जगह रह रहे हैं तो वो बंद जो घर है उस घर में खूब सारे उसके लिए खिलौने रख दिए गए। वो बच्चा कई बार उनसे बोलने की उसने कोशिश की होगी, बच्चा कैसे समझाए कि भाई मैं ऑटिज्म में जाऊंगा, अंकल को देख लेना, तुम ठीक नहीं होगा, बच्चा तो समझा नहीं पाएगा। उन लोगों ने इस बात को समझा नहीं होगा, इसलिए उस बच्चे के सामने खिलौने, वो जो कहे ना वो खिलौना ला दिया, खूब सारे ला दिए। अब वो बच्चा अपने में मस्त रहने लगा, उन खिलौनों से ही जवाब ढूंढने लगा, वहीं से जवाब ढूंढ रहा है। धीरे धीरे एक प्रक्रिया 2 साल तक चल गई। 2 साल तक बच्चे को किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला, वो बच्चा भयंकर रूप से ऑटिज्म में चला गया। अब एक दिन वो बच्चा 2 साल के बाद की बात है, वो लगभग 4.5-5 साल का हो गया, वो अपने पिताजी के साथ हमारे पास आया हुआ था, बैठा था। तो बच्चा आया तो हम थोड़ी बहुत बातचीत तो करेंगे यार, बच्चा आया तो उसे हाय हेलो की, उसने ज्यादा लोड नहीं लिया। हमने कहा यार नहीं इज्जत कर रहा है, कोई बात नहीं यार, बड़े बाप की औलाद है यार, नहीं करेगा इज्जत तो नहीं करेगा यार। मैंने 2-4 बार हाय हेलो किया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। टेबल पर बैठा हुआ था, हम चारों और बैठे हुए थे आराम से। वो थोड़ी देर में उठ के नीचे बैठ गया वहां, और दीवार के पास में बैठ गया, और बेटा अपने एक तिनका ले लिया, उससे उस तिनके से कोई एक क्रियाक्रम कर रहा, वो उसको बार बार दोहरा रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा। 2-4 बार मेरे जैसे लोगों ने और बतलाया उसको, उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने में ही मस्त चल रहा है। फिर धीरे उसके लिए कुछ मंगवाया गया, खाने के लिए नाश्ता पानी मंगवाया गया। तो उसको कहा कि बेटा ये ले नाश्ता दूं, ये ले बेटा चॉकलेट दूं, चॉकलेट मंगवाई, ले बेटा चॉकलेट ले ले, ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर उसके पिताजी ने उसे जोर से डांटा, उसे जोर से डांट के कहा कि सुन नहीं रहा है? तो उसने कहा हाँ। बोले ये चॉकलेट ले, क्या कह रहे हैं तुझे सर? वो आके और उसने वो चॉकलेट ले ली और वापस जाके बैठ गया। मैंने कहा सर ये क्या स्थिति है, क्यों? बोले ये है ना, ये अपने आप में ही मस्त रहता है, ये तो हमें तो चिंता ही नहीं है इसकी, कभी इसकी चिंता हुई ही नहीं हमें तो, ये तो अपने आप में ही क्या रहता है मस्त, अपने आप पूरे दिन भर खेलता रहता है। इसके पास बोले कोई मत जाओ, पूरे दिन भर खेलता रहता है, खाना भी इसको खिलाना पड़ता है, नजदीक ले जाए खाना रख दे भूल जाता है ये। और वो थोड़ी देर उस चॉकलेट को एक बार खाया होगा, फिर उसने हाथ में से उस चॉकलेट को रख दिया और वापस उसी क्रियाक्रम में लग गया। मैंने कहा सर इस बच्चे को दिखाने की जरूरत है। बोले क्या, किसको दिखाऊं? मैंने कहा दिखाऊं क्या, ये मुझे लगता है कि ये बच्चा ऑटिज्म में चला गया है, अब बच्चा बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, जीवन दूभर हो जाएगा इसका। फिर उस बच्चे को लेके गए, उसको ट्रीटमेंट करवाया, उसको दिखाया, आज भी उसका हाईली ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उस बच्चे का ऑटिज्म से बाहर आना संभव नहीं है, नहीं अब नहीं आएगा, जीवन भर वैसे ही रहना है। अब बच्चा ऑटिज्म से वापस बाहर नहीं आएगा, वो बच्चा अपने आप में हाँ कुछ हद तक उसमें कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा अपने आप में ही लीन, वो अपने आप में ही तल्लीन रहेगा। या कक्षा में बैठा बच्चा होगा ना इस प्रकार का, मैं कुछ कहूंगा ना उसे, ऐसे हो सकता है कि वो 10-10 मिनट 15-15 मिनट तक वो क्लास से बाहर चला जाए। हम कई बार सोचते सोचते चले जाते हैं ना, आगे टीचर पढ़ाता रहता है। हाँ ये सामान्य सी बात है कि ऑटिज्म थोड़ा प्रकार का तो सब में ही पाया जाता है। हम कभी कभार 2-4 सेकंड 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए हम कहीं बाहर खो जाते हैं, वो अलग बात है। वो बच्चा 10-10 मिनट 15-15 मिनट लगातार उसको पता ही नहीं रहता है कि क्या चल रहा है,
इस प्रकार का बच्चा होता है ना, वो ऑटिज्म पर होता है, स्वलीनता होती है। एक होता है नार्सिसिज्म, स्वयं है, वो अलग बात है, वो तो होना चाहिए, वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो अलग बात है। ये ऑटिज्म जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसलिए हम तो हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि बच्चे पैदा करना अपने हाथ में है, पालना अपने हाथ में नहीं है। पालेंगे कौन? दादी दादा ही पालेंगे। दादी दादा आपने देखा है, दादी दादा होते हैं, दादा होता है, वो कितने सवालों के जवाब देता है। वो ये जानता है कि बच्चा ऑटिज्म में नहीं चला जाए। उसको ये नहीं पता है कि उस रोग का नाम ऑटिज्म है। उसको ये जरूर पता है कि इस बच्चे को प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया तो कल को बच्चा अपने आप में लीन हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। इसलिए एक कोई भी सवाल पूछ लो, वो सवालों के जवाब देगा। ये चिड़िया है, ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है, हजारों प्रकार के सवाल वो पूछेगा और उसके जवाब देगा। तो ये ऑटिज्म प्रकार का रोग होता है ना, थोड़ा खतरनाक रोग होता है, आजकल ज्यादा ही चल रहा है। अपने आप में लीन रहना, स्वलीनता, अपने आप में ये लीन होने वाला। अच्छा, ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल ने तो बच्चों को काफी हद तक बचाया है। मोबाइल ने तो काफी हद तक बचाया भी है। देखो नुकसान तो है ही है, नुकसान तो सीधा सीधा ही है, लेकिन फिर भी कम से कम बच्चा जब मोबाइल देख रहा होता है तो उसे कुछ सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। जब उसके घर में कोई नहीं है तो कुछ सवालों के जवाब तो उसे मिलते हैं। नुकसान ज्यादा है, लेकिन ये ऑटिज्म से थोड़ा बहुत बचाने का काम कर सकता है। इसी प्रकार का एक रोग और होता है, कभी आपने नाम सुना हो तो, अवधान न्यूनता। अवधान न्यूनता, अति सक्रिय, अति सक्रिय विकार, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एडीएचडी। क्या बोलते हैं? एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएट मतलब होता है अवधान न्यूनता, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अति सक्रिय विकार। दो रोग सम्मिलित है इसमें एक साथ, इसमें दो रोग एक साथ सम्मिलित है, एक तो अवधान न्यूनता और एक अति सक्रिय विकार। अवधान न्यूनता क्या होती है? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बिल्कुल शून्य होती है, न्यून पाई जाती है, कम पाई जाती है। एक ऐसा बालक जो 20-30 सेकंड के लिए भी अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित नहीं रख पाएगा। इसका मतलब आप सोच के देखिए, यदि आप 20-30 सेकंड एक जगह, मैं आपको कई बार 15-15 मिनट, 20-20 मिनट कुछ बातें समझाता हूं, कुछ बातें सुनाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, आपका ध्यान एक ही जगह होता है। लेकिन उस बालक को 20-30-40 सेकंड से ज्यादा वो अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता है। न केवल ध्यान केंद्रित कर पाता है बल्कि अति सक्रिय भी होता है, हाइपर एक्टिविटी वाला होता है। हाइपर एक्टिविटी वाला मतलब, अति सक्रिय मतलब होता है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहेगा, और एक्टिविटी एक नहीं करेगा, वो अलग अलग प्रकार की करता रहेगा, तुरंत करता रहेगा। जैसे इस प्रकार का बच्चा क्लास में बैठा हो ना, तो वो इधर तो ध्यान बहुत कम दे पाएगा, थोड़ी देर में कुछ इसका पेन उठाएगा, इसका रजिस्टर उठाएगा, ये उठाएगा, इसको इधर करेगा, इसको इधर करेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा, जैसे बंदर होता है ना हाइपर एक्टिव, उस प्रकार से होता है वो। और ऐसा बालक यदि आराम से बैठा बैठा घर में पढ़ भी रहा है ना, टेबल स्टूल पर भी पढ़ रहा है ना, तो भी वो कभी इन किताबों को इधर लाता है, कभी किताबों को इधर लाता है, कभी इधर ले जाता है, आगे निकालता है पीछे, कभी पेन से लेता है, कभी इधर देखता है, उधर देखता है। वो 1 मिनट के लिए भी अपने आप को डेडिकेट नहीं कर पाएगा। ये एडीएचडी प्रकार का रोग होता है ना। और तो ये हो तो एडीएचडी प्रकार का रोग होता तो जन्मजात ही है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको वातावरण द्वारा या तो कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। उपाय होते हैं इनके, थेरेपीज होती है, मतलब उनको बालकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उस प्रशिक्षण के द्वारा इनमें कम किया जा सकता है। लेकिन ये चलता आगे तक है, ये वृद्धावस्था तक भी चल सकता है। हाइपर जिसमें ये रोग होता है ना, वो थोड़ी देर टिक कर नहीं बैठ सकता है एक जगह। कई ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो टिक कर 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। इधरन इधरन उधरन, इधर की बातें उधर की बातें, ये यहाँ गया, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ उठाया, इसको यहाँ किया। इसका मतलब है वो एडीएचडी संबंधित उनमें विकार पाया जा रहा है। तो इसमें 2 बात लिख लोगे आप। देखो, ध्यान केंद्रित करने में कमी, पहली लाइन तो लिख लो। एडीएचडी हेडिंग लगा लेना ना, अवधान न्यूनता, अति सक्रिय विकार। ये पंकज पूछ रहा है कि सर इसका ऑटिज्म का इलाज होता है क्या? होता है इलाज, थेरेपी लगती है इसकी। थेरेपी मतलब क्लासें लगती है, प्रशिक्षण होता है, डॉक्टर प्रशिक्षण देता है इसको। हो सकता है कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन ये वो यदि उसी अवस्था में वापस इलाज करवाएं तो ज्यादा संभव है, अब कम होता है।
हाँ, वो शुरुआत वहीं से होगी, आगे फिर नहीं होगा। फिर रह सकता है, मतलब उस व्यक्ति में वो ऑटिज्म वृद्धावस्था तक रह सकता है। लिख दिया? क्या लिखा है? ध्यान केंद्रित करने में कमी पाई जाती है, ध्यान केंद्रित करने में कमी पाई जाती है। दूसरा, दूसरी बात भी लिखो। कार्यों के प्रति अति सक्रियता पाई जाती है, कार्यों के प्रति अति सक्रियता पाई जाती है, कार्यों के प्रति अति सक्रियता पाई जाती है। ध्यान केंद्रित करने में क्या होती है? कमी। और कार्यों के प्रति क्या पाई जाती है? अति सक्रियता पाई जाती है ना। दोनों चीजों से समझ आएंगे ना। अगला लिखो, एक रोग और लिखो। मनोग्रस्तता, बाध्यता विकार। ओसीडी, ओसीडी, मनोग्रस्तता, बाध्यता विकार, ऑब्सेसिव कंप्लेसिव डिसऑर्डर होता है ये, ओसीडी। अपने तो ओसीडी ध्यान में रखना ना, हिंदी में चाहे उसको कोई भी नाम ले, इसको ओसीडी जरूर कहा जाएगा शॉर्ट में। अच्छा, ये ओसीडी क्या होता है? ओसीडी का मतलब होता है इसकी मनोग्रस्ती बन जाती है एक। क्या बन जाती है? मनोग्रस्ती। मानसिक रूप से वो ग्रस्त हो जाता है और उस चीज के लिए वो बाध्य हो जाता है, उस कार्य के प्रति वो क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है। किसी क्रिया, मतलब किसी विचार का मस्तिष्क से नहीं हटना, किसी विचार का मस्तिष्क से नहीं हटना, लगातार वो केवल मस्तिष्क में ही रहना, सामने ही रहना, चेतन में ही रहना। आपने देखा होगा कई बार अपनी स्थिति भी यदि किसी के ध्यान में हो तो कई बार कोई, जैसे मान लीजिए गीत है, सामान्य चीज, कोई गाना है आपने सुना है और वो गाना आपने कहीं सुन लिया, तो वो गाना आपके बिल्कुल मस्तिष्क में रहता है। फिर उसकी पहली लाइन तो आप हर 5 मिनट बाद गुनगुनाते हैं, हर 5 मिनट, हर 10 मिनट बाद में उसकी पहली लाइन तो सामने आई जाएगी। फिर वो जब लाइन सामने आएगी तो पता लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूं ये, लेकिन फिर भी नहीं रह जाएगा, और थोड़ी देर में फिर और, थोड़ी देर में फिर और। इसका मतलब है अपने किसी विचार का अपने मस्तिष्क के सामने से नहीं हटना, वो कहलाता है ओसीडी प्रकार का रोग। इसमें एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है, एक ही क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, एक ही कार्य को बार बार दोहराया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ओसीडी से ग्रसित होते हैं, यदि वो हाथ धो रहे हैं ना, तो हाथ धो लिया उन्होंने, भाई साबुन का यूज किया ना, हाथ धोया ना, हाथ बिल्कुल साफ हो गए, फिर भी उनको लग रहा है अभी हाथ साफ नहीं हुए, इसलिए पानी चल रहा है ना, हाथ धोते जा रहे हैं। 5-5 मिनट, 7-7 मिनट, 10-10 मिनट तक वो बिल्कुल वो साफ करते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में हाथ धो के दूर आके बैठे, उनको लगा यार हाथ गंदे हो गए, वापस वापस जाएंगे और वापस जाके हाथ धोते हैं। ये वास्तविक बात है, ये है ना। बार बार होता है ना, किसी डॉक्टर ने बताया भी होगा ओसीडी है। हाँ ओसीडी है लेकिन इलाज नहीं है, बाध्य हो जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसी स्थिति होती है ना इसमें, जैसे मान लो आपने कहीं लॉक लगा दिया, आपने लॉक लगा दिया और उसके बाद में चाबी निकाल लिया, आपने देख लिया कि लॉक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाएगा, थोड़ी देर में जाएंगे और देखेंगे वो लॉक लगा कि नहीं लगा, फिर थोड़ी देर में देखेंगे लॉक लगा कि नहीं लगा। यदि लगातार लगातार हो रहा है ना, इसका मतलब ओसीडी से ग्रसित है आप। अच्छा, उस चीज की बाध्यता हो जाती है, जैसे किसी व्यक्ति की चोरी करने की आदत हो गई, उसको पता है कि मुझे चोरी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी उसे रहा नहीं जाएगा, तुरंत प्रभाव से चोरी कर लेगा वो। इस ओसीडी में ही इस प्रकार का रोग है कि उसकी ये बाध्यता हो जाती है कि उसको वो काम करना ही पड़ेगा, तो उसकी क्या हो जाती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है और वो आदत बन जाती है। तो इस प्रकार का रोग ओसीडी प्रकार का होता है। लिखो, मनोग्रस्तता, बाध्यता विकार। लिखो, किसी विचार का मस्तिष्क से न हटना, किसी विचार का मस्तिष्क से न हटना,
किसी विचार का मस्तिष्क से न हटना। दूसरी लाइन लिख लो इसमें, एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, एक ही क्रिया को बार बार दोहराना। एक ही कार्य को बार बार चेक करना, एक ही कार्य को बार बार चेक करना मतलब जांच करना, एक ही कार्य को बार बार जांच करना। किसी के पर्स में मान लो 500 रुपए रखे हुए हैं, उसने गिन लिया, अब वो थोड़ी थोड़ी देर में, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में उस पर्स को निकालेगा और देखेगा 500 रुपए की नहीं, फिर निकालेगा फिर देखेगा 500 रुपए की। सारे लक्षण है क्या? लिख लो, नहीं सामान्यतः ये लोग रोग पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी लिख लो इसमें, बार बार हाथ धोना। हाँ क्या? हाँ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ऐप खोल खोल के देखना, बार बार में चेक करना। फिर जैसे चोरी करने की बाध्यता लिख लो, जैसे चोरी करने की बाध्यता, जैसे चोरी करने की बाध्यता। जैसे कौन सी बाध्यता है सर? ओसीडी कम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है कम, पाया सब में जाएगा, ऐसी बात नहीं कि इसके लक्षण नहीं मिलते होंगे, लक्षण मिलते हैं, किसी में ज्यादा पाया जाता है और किसी में कम पाया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार का रोग लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। हाँ सर, नहीं इसका बायोलॉजिकल कारण भी है, इसका बायोलॉजिकल कारण भी है, क्योंकि जब लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं ना, उस टाइम में उनको ये इस एक ही क्रिया को बार बार करने का, जैसे हाथ धोने का, इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर वो धीरे 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 क्या होता है, स्थायी होता जाता है। तो उस वजह से वो ओसीडी रोग उनमें उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इसका समाधान है, ऐसा नहीं है कि इसका समाधान नहीं है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा ये रोग तो हो गए ना आपके, ये तो हमने लिख लिया है ना। कुछ भोजन से संबंधित है 3 विकार, वो भी मैं यही लिखवा देता हूं ताकि आगे नहीं लिखना पड़ेगा ना। भोजन संबंधी विकार, हाँ लिख लो, या आहार संबंधी विकार, आहार संबंधी विकार। आहार संबंधी विकार। बताओ देखे, पहला लिखो एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इंग्लिश नाम यही है ना, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। दोनों साथ ही है, एक ही रोग का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो क्या होता है इसमें, ये सामान्यतः किशोरों में पाया जाता है। किसमें? किशोरों में। और किशोरों में भी ये सामान्यतः पाया जाता है, ज्यादातर लड़कियों में, ऐसा नहीं लड़कों में नहीं पाया जाएगा। इसमें उस किशोर को लगने लग जाता है कि यार मेरा वजन बढ़ रहा है। उस किशोर को क्या लगता है कि यार मेरा वजन बढ़ रहा है, इसलिए अरे रुक जाओ, तो तुम क्या करोगे, तुम एक्सरसाइज करवाने लग गए उसे। उस किशोर को यह लगता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, इस वजह से वो डाइटिंग पर चला जाता है, खाने में कटौती कर देता है। 4 रोटी की जगह 2 ही खाने लग जाएगा, 2 की जगह 1 ही खाने लग जाएगा, और साथ में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों में भी कटौती कर देता है। उसको लगता है कि यदि मैं कार्य करूंगा तो एनर्जी खत्म होगी, और एनर्जी खत्म होगी तो मुझे रोटी
खानी पड़ेगी। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना डाइटिंग भी कर लेता है और साथ में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों में भी बहुत कटौती कर देता है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उसमें वो वजन जो होता है ना उसका, वो सामान्य से कम होता है। मतलब एक एवरेज बालक से क्या होता है, कम होता है। वजन बढ़ता नहीं है, उसका वजन वर्तमान दृष्टिकोण में सामान्य से क्या होता है, कम। उसको थोड़ा सा वजन बढ़ाने की जरूरत रहती है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि वजन ज्यादा नहीं बढ़ जाए, इसलिए वो इन चीजों में क्या कर लेता है, कटौती कर लेता है। उसको कितना ही समझाए भले ही, समझाने से नहीं मानता। घर वाले चाहे कितना ही कहते हैं उसको कि खाना खा ले, रोटी खा ले, ये एक ही क्या खा रही है, आधी रोटी क्या खा रही है, बोले भूख नहीं है, वो नहीं। लेकिन अपनी सहेलियों को, अपने क्लोज जो है ना उसके, उसको जरूर बताएगी। उसको वो बार बार जरूर एक ही बात दिमाग में रखती है कि यार मेरा वजन बढ़ तो नहीं रहा है, मेरा वजन बढ़ तो नहीं रहा है यार, मैं बद्धी तो नहीं लग रही हूं, मैं बद्धा तो नहीं लग रहा हूं। उसके दिमाग में यही चलता रहता है। ये एक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। लिखो, क्या लिखा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। लिखो, इस रोग से ग्रस्त, इस रोग से ग्रस्त किशोर वजन बढ़ जाने के डर से, वजन बढ़ जाने के डर से, इस रोग से ग्रस्त किशोर वजन बढ़ जाने के डर से खाने में एवं कार्यों में कटौती कर देता है। खाने में एवं कार्यों में कटौती करने लग जाता है। जबकि इस किशोर का वजन, जबकि इस किशोर का वजन, जबकि इस किशोर का वजन सामान्य से कम होता है। किशोर का वजन सामान्य से कम होता है। यह लड़कियों में अधिक पाया जाता है। यह लड़कियों में अधिक पाया जाता है। यह लड़कियों में अधिक पाया जाता है। अगला लिखो, बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें किशोर जो होता है, उस किशोर खाना खा लेता है, भरपेट खाना खा लिया, उसके बाद उसको लगता है कि यार मैंने गलत कर लिया यार, वजन बढ़ जाएगा। खाना खा लिया है, वजन बढ़ जाए, खाना टेस्टी था, उसने खाना खा लिया और उसको लगता है वजन बढ़ जाएगा, इसलिए वो वापस उल्टियां करता है। वापस क्या करता है, उल्टियां करता है। यदि उल्टियों से वो भोजन नहीं निकल रहा है तो वैसी अनावश्यक दवाओं का सेवन करता है। ऐसी अनावश्यक दवाएं रखता है, वो मेडिकल पर जाता है और कहता है कि ऐसी कोई जो खाने के बाद उल्टी हो जाए उससे, या फिर उस खाने को जल्दी पचा दे, उस खाने से मोटापा नहीं बढ़े, कमजोर होने की दवाइयां, इस प्रकार की वो दवाइयों का सेवन करता है। सही है, वो अगला है। लिखो, लिखो, इसमें किशोर, इसमें किशोर पहले तो अधिक खा लेता है। इसमें किशोर पहले तो लिखना है, किशोर पहले तो अधिक खा लेता है, उसके बाद वजन बढ़ने के डर से
पहले तो अधिक खा लेता है, उसके बाद वजन बढ़ने के डर से, उसके बाद वजन बढ़ने के डर से, पहले तो अधिक खा लेता है, उसके बाद वजन बढ़ने के डर से उस खाने को उगल देता है, उस खाने को उगल देता है। उगलना जैसे निगलना होता है ना, वैसे ही उगलना। उस खाने को उगल देता है। या अनावश्यक दवाओं का सेवन करता है, या अनावश्यक दवाओं का सेवन करता है। या अनावश्यक सेवाओं का, सॉरी, दवाओं का, या अनावश्यक दवाओं का सेवन करता है। ठीक है, अगला एक और लिखो। बींज ईटिंग डिसऑर्डर, बींज ईटिंग डिसऑर्डर, बींज ईटिंग डिसऑर्डर। बींज ईटिंग डिसऑर्डर। बींज ईटिंग डिसऑर्डर। क्या होता है इसमें? इसमें एक व्यक्ति का जो है ना, खाने पर बिल्कुल नियंत्रण ही नहीं होता है, खाने पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है, और वो तब तक खाया जाता है, तब तक खाया जाता है, तब तक खाया जाता है जब तक कि उसकी आंतड़ियां नहीं फट जाए, मतलब उसको कोई ना कोई रोग उत्पन्न नहीं हो जाए। यहां तक आ जाता है ना, तब तक वो जाके रुकता है मुश्किल से। वो खाना खा लिया, उसके आधे घंटे बाद मान लो कहीं गया है और वहां खाना देख लिया, चटनी अच्छी बनी हुई है, सब्जी अच्छी बनी हुई है, बोले खाना खा के आया, बोले खा के तो आया हूँ लेकिन यार चल जाएगा, ले आ, तो फिर 4-5 रोटी और खा लेता है वो। मतलब उसका काम एक ही होता है, केवल और केवल खाना। और जब तक खाता रहता है, जब तक कि उसको किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं हो जाए, तब तक खाता रहता है। बोले बोले यार तुझे शुगर है ना यार, और बोले बाद में देखेंगे, कोई होगा तब देखेंगे, तब तक तो तू खाते जा। तो वो फिर खाता रहता है। लिखो, इसमें व्यक्ति का खाने पर नियंत्रण नहीं होता है, इसमें व्यक्ति का खाने पर नियंत्रण नहीं होता है। इसमें व्यक्ति का खाने पर नियंत्रण नहीं होता है, और वह तब तक खाता रहता है, और वह तब तक खाता रहता है, और वह तब तक खाता रहता है जब तक कि उसे कोई बीमारी उत्पन्न न हो जाए, जब तक कि उसे कोई बीमारी उत्पन्न न हो जाए। जब तक कि उसे कोई बीमारी उत्पन्न नहीं हो जाए। अरे वो 2-3 एक दिन बच्चियां आके बैठी थी आगे ही आगे, केवल एक ही दिन बैठी थी, उसके बाद वो क्लास में ही नहीं आई क्या? हैं? उसके बाद मुझे लगता है वो क्लास में ही नहीं आई है ना? हैं? 2-3 आके बैठी थी एक दिन यहाँ आगे आगे। ये नहीं है, ये तो रोजाना बैठती है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने पूछो क्या करो, ये तो टॉपर है ना क्लास की। हाँ हाँ, तो वो पता नहीं, उसके बाद से मैंने क्लास में देखा नहीं, ढूंढा खूब है उसको, लेकिन हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको क्लास फोबिया हो गया, नहीं, या फिर साइको फोबिया हुआ है। हैं? 4 दिन से एबसेंट है ना? हाँ। हैं? नहीं, बाजिया फोबिया नहीं हुआ है, क्लास फोबिया हुआ है यार। ये कह रहा है कि सर हम बैठ जाएं, तो मैं ही बैठा हूं वैसे तो। तुम्हारे जैसे तो मैं भी बैठा हूं।
चलो, अब ये है ना, सामान्य सामान्य से हमने रोग पढ़ लिए है ना, जनरली जनरली उनकी बात कर ली है। इनके अंदर से अपने सवाल हल होने की संभावना रहेगी यदि किसी प्रकार का उल्टा सीधा पूछे तो भी। जो है वो तो इनमें से है, और जो मान लो इनके बाहर भी यदि कोई सवाल पूछा गया तो हम देख लेंगे कि इन रोगों को तो हम पहचानते हैं, तो वो रोग कोई अलग प्रकार का हो, मेरे ख्याल से इनमें से पूछ लेंगे हमसे। यदि कोई पूछेगा तो, और नहीं पूछेगा तो वो अलग बात है। अपना विविध अधिगमकर्ता जो टॉपिक चल रहा था ना, विशिष्ट जो बालक चल रहे थे, वो अपना कंप्लीट हो गया है, हैं? अब सिलेबस हो किसी के पास तो एक बार और निकाल लो, एक बार और देख लेते हैं, तरीके से चले तो ठीक रहेगा। देखो बेटा, देखो मैं सिलेबस में बता देता हूं आपको, है ना, सुने ध्यान से। शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र और कार्य कंप्लीट हो गया अपना। अच्छा, व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व पूरा हो गया ना, कारक मापन सब है, संकल्पना प्रकार, बुद्धि संकल्पना विभिन्न बुद्धि सिद्धांत मापन, अधिगम का अर्थ तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत और प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े विमंदित प्रतिभाशाली सृजनशील CWSN सब हो गए हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, कठिनाइयां विविध बालकों में हुआ है ना, अधिगम अक्षमता, वही तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, अभिप्रेरणा हो गया। फिर एक बचा है अपने समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। एक तो समायोजन बाकी है, छोटा सा बिंदु है, और एक अपना बाकी है बाल विकास, जिसका अर्थ है बाल विकास के सिद्धांत है और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अर्थ है बाल विकास के क्या है, सिद्धांत है, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब पूरा बाल विकास ही है। बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव है, यह भी कारकों में आ जाएगा। तो अपने पास दो ही बिंदु बचे हुए हैं ना, तो आज हम शुरू करते हैं समायोजन। शुरू क्या करते हैं, कंप्लीट ही करते हैं समायोजन को, छोटा सा प्यारा सा बिंदु है। और फिर हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक बचेगा ना, वो बचेगा बाल विकास, और हम कोशिश करेंगे बाल विकास 15 घंटे के आसपास का है, अपने को 3 दिन में मिल रहे हैं 16.5 घंटे, तो 15 घंटे का 16.5 घंटे में हम आराम से कर लेंगे। नहीं होगा तो उसे आगे वाले दिन देख लेंगे, लेकिन अभी हेडिंग लगाओ अपने समायोजन। यदि किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ, कोई घटना घटित नहीं हुई, कोई और अन्य कारण नहीं हुआ, तो हम लोग शनिवार को फ्री हो जाएंगे। फिर आपके 6 घंटे की तो शाम वाली क्लास की तो मौज हो जाएगी, है ना, और लग जाएगी कोई। आपका दुख नहीं कम होना है। महात्मा बुद्ध ने कहा जन्म लेना ही दुख है, हैं? शनिवार तक, हाँ, यदि संभावना यही है। यदि नहीं हुआ तो अपने, ऐसा नहीं है कि हम हार्ड एंड फास्ट कहेंगे कि नहीं अब करेंगे ही करेंगे सिलेबस, कौन सिलेबस करना ही जरूरी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना। हम एक दिन 2 घंटे और पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। समायोजन है ना, एडजस्टमेंट। लिखो, वातावरण की मांगों, सॉरी, हेडिंग लगानी है समायोजन, एडजस्टमेंट हेडिंग लगाओ, समायोजन। समायोजन, इसमें लिखो व्यक्ति की आवश्यकताओं, व्यक्ति की आवश्यकताओं, व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं वातावरण की मांगों के मध्य, व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं वातावरण की मांगों के मध्य, एवं वातावरण की मांगों के मध्य
समन्वय होना, समन्वय होना समायोजन कहलाता है। समायोजन कहलाता है। आवाज नहीं करो तो एक सवाल पूछ रहा हूं। देखो यही कॉन्सेप्ट है, मैं इस समायोजन के बहुत गजब गजब के आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। सवाल गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी फिर, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इसमें है ही कॉन्सेप्ट ही केवल, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसमें फैक्ट वाली तो बातें ही नहीं है, सवाल ही कॉन्सेप्ट से ही पूछा जाता है। तो दो तीन जगह से इसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं, अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, उनकी चर्चा देख लेते हैं हम लोग। पहले मुझे सवाल का जवाब दो, निम्न में से कौन सा समायोजन करने का, निम्न में से कौन सा समायोजन करने का प्रत्यक्ष तरीका है, फेंकना नहीं है। निम्न में से कौन सा समायोजन करने का प्रत्यक्ष तरीका है, सोच लो आराम से। निम्न में से कौन सा समायोजन करने का प्रत्यक्ष तरीका है। सवाल को दूसरी लैंग्वेज में बोल देता हूं, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन से बचने का प्रत्यक्ष तरीका है। तैयार है? एक व्याख्या एवं निष्कर्ष है, एक प्रतिगमन है, एक प्रत्यागमन है, एक सत्यता का स्वीकरण है। अच्छा, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, सी, बहुत अच्छा। ऑप्शन डी, बाकी वालों की समझ में नहीं है। यह सवाल मैंने पहले इसलिए पूछा आपसे, सुनो, यह सवाल पहले मैंने इसलिए पूछा है कि ताकि आपको दिमाग में आए कि मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या पढ़ा रहा हूं और आपको उसको कहां से समझना है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे आगे वाले कॉन्सेप्ट में जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा, समायोजन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है समायोजन करने के तरीके। समायोजन करने के तरीके, तरीकों को ही हम वो लोग बोलते हैं समायोजन करने के उपाय। क्या बोलते हैं? समायोजन के उपागम, अप्रोच। समायोजन की विधियां, क्या बोलते हैं? समायोजन की विधियां। समायोजन की युक्तियां, क्या बोलते हैं? समायोजन की युक्तियां। भाई समायोजन किस प्रकार से टेक्निक है, समायोजन क्या तरीका है, क्या उपाय है, क्या उपागम है, क्या विधियां हैं या क्या युक्तियां हैं, मतलब क्या टेक्निक है या क्या अप्रोच है या कौन सा तरीका है, किस तरीके से हम लोग समायोजन कर सकते हैं। बात यह है कि जब एक व्यक्ति की आवश्यकताओं कि मेरी क्या आवश्यकता है और वातावरण की उसके संबंध में क्या मांग है, उन दोनों के बीच में जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहेगा उतना ज्यादा बालक क्या रहेगा? समायोजित रहेगा। और उनके मध्य कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो बालक समायोजित नहीं रहेगा। कितना व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता क्या है और वातावरण के मध्य वातावरण की मांग क्या है, उन दोनों के मध्य जितना कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन समझते हैं ना आप, समन्वय, समन्वय रहेगा उतना ही ज्यादा बालक समायोजित रहेगा। वरना यदि इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ही बालक क्या रहेगा? कुसमायोजित रहेगा। और आपको पता है एक मानव की प्रकृति होती है, एक प्राणी की प्रकृति होती है कि वो अधिक समय तक कुसमायोजित नहीं रह सकता है। यदि वो अधिक समय तक कुसमायोजित है तो निश्चित रूप से उसमें दबाव, तनाव और ये स्ट्रेस, टेंशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, फिर वो बालक धीरे धीरे पागलपन की अवस्था में चला जाएगा। इसलिए उस बालक को यदि आपको स्वस्थ रखना है, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखना है, मानसिक स्वास्थ्य खराब नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है कि उस बालक को समायोजन करना पड़ेगा। अब वो जो समायोजन करेगा ना, तो समायोजन करने के दो प्रकार के तरीके हैं। जितने भी तरीके हैं ना उन सबको हमने दो भागों में बांटा है। जितने भी उपाय है इन उपायों को कितने भागों में बांट लिया हमने? दो भागों में। एक तो ऐसे उपाय है जो डायरेक्ट उपाय है, जो प्रत्यक्ष उपाय है, और एक ऐसे उपाय है जो अप्रत्यक्ष उपाय है। एक तो ऐसे उपाय जो क्या है? प्रत्यक्ष उपाय है, और दूसरे ऐसे उपाय जो
अप्रत्यक्ष उपाय है, इनडायरेक्ट है। एक तो डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। अच्छा देखिए, प्रत्यक्ष उपाय का मतलब तो यह होगा कि वो कैसे ही करे उस बालक को वो लक्ष्य मिल जाएगा जिसकी वजह से वो कुसमायोजित हुआ है। लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा था, बालक के बीच में बाधाएं आ गई, कुसमायोजित हुआ। कुसमायोजित हुआ तो वो ऐसा क्या उपाय अपनाए कि जिससे वो लक्ष्य को प्राप्त कर ले। यदि इस प्रकार का कोई उपाय अपना रहा है और लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है तो ऐसे तरीके तो कहलाएंगे प्रत्यक्ष तरीके। लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके वो होते हैं कि जिसमें लक्ष्य तो नहीं मिलना है, लक्ष्य मिलना तो असंभव है। अब तो लक्ष्य नहीं मिलेगा तो भी बालक को समायोजित होना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा क्या व्यवस्था करें कि वो बालक क्या हो जाए, समायोजित हो जाए, कुसमायोजन से समायोजन की ओर आ जाए। अब मैं पहले प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं। देखो, मान लो एक बालक है, ठीक है, इस बालक के लिए ये गोल है, इस बालक के लिए ये गोल है। अब बालक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, मोटिवेट, अभिप्रेरित है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन बीच में आ गई बाधाएं, बीच में क्या आ गई, बाधाएं, ये बीच में बैरियर आ गया, ये बीच में बाधा आ गई, तो मुझे बताओ बालक डिमोटिवेट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि बालक की आवश्यकता है ये लक्ष्य और वातावरण की मांग है ये बाधा। दोनों के मध्य समन्वय है नहीं। जब समन्वय नहीं है तो निश्चित रूप से बालक डिमोटिवेट होगा। अब मुझे बताइए कि वो बालक ऐसा क्या उपाय करेगा, क्या तरीका अपनाएगा कि उस बालक को यह लक्ष्य मिल जाए। समायोजन तो होगा, लेकिन समायोजन किससे होगा, इस लक्ष्य को प्राप्त करके किया जाएगा, लक्ष्य से दूर भाग के नहीं किया जाएगा, लक्ष्य को प्राप्त करके किया जाएगा। तो यदि इस प्रकार के मैं पहले उपाय की बात करूं तो मुझे बताओ, जो सामने बाधा आई है उस बाधा का यदि निवारण कर दिया जाए तो बताओ लक्ष्य मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसका मतलब बालक यदि बाधा का निवारण कर रहा है तो निश्चित सी बात है कि उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, मतलब वो बालक समायोजित हो रहा है। समायोजित तो हो रहा है, समायोजन तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, लक्ष्य को प्राप्त करके। इसका मतलब है बाधा का निवारण एक कैसा उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय है, डायरेक्ट उपाय है। ठीक है, फिर एक ये देखिए, मान लो ये बालक यहां से जा रहा है, बीच में आ गई बाधाएं, बाधाएं आ गई तो इसने कोशिश की कि मैं बाधा का निवारण करूं, लेकिन बाधा का निवारण नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बालक कुसमायोजित होगा। तो ये बालक एक उपाय ये कर सकता है कि ये जो रास्ता जा रहा था ना, इस रास्ते में नहीं चल के बालक इस रास्ते से आ सकता है। इसका मतलब मार्ग परिवर्तन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बालक क्या कर सकता है, मार्ग परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लो आप लोग ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड की तैयारी करने के लिए आप तत्पर थे, आपने कहा मैं ग्रेड थर्ड की तैयारी करूंगा और मैं नौकरी लगूंगा। नौकरी के बीच में एक बाधा आ गई, बाधा मतलब आपके लिए, आपके पास में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, बाधा आई, आपने उस बाधा का निवारण किया, आपने उस बाधा का क्या कर लिया, निवारण। और निवारण कर लिया, आपने घर वालों से कहा या किसी रिश्तेदारों से कहा कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं नौकरी लग के आपके पैसे चुका दूंगा, और बाधा का क्या हो गया, निवारण, और आप पढ़ रहे हैं। ये तो था पहला लक्ष्य। फिर यदि मान लीजिए आप लोग पढ़ने के लिए तत्पर, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आपने एक एग्जाम दे दिया और एग्जाम में आप लोग पास नहीं हुए, कुसमायोजन हुआ। आपको बनना है मास्टर, आपको मास्टर बनेंगे तभी तो समायोजन आएगा ना। तब आपने क्या किया कि यार मैं सेल्फ स्टडी करके तो मास्टर नहीं बन सकता हूं, मैं एक काम करता हूं, अब की बार कोचिंग कर लेता हूं, अब की बार क्या कर लेता हूं, कोचिंग। आप जिस रास्ते से गए थे आपने रास्ता क्या कर लिया है, चेंज, क्योंकि उस रास्ते से आपको लक्ष्य मिलना संभव नहीं था, तो आपने रास्ता क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो बताओ, मार्ग परिवर्तन एक प्रकार का प्रत्यक्ष उपाय एक नहीं है? इसके बाद एक स्थिति यह भी तो बन सकती है ना यार, जैसे मान लो आपका लक्ष्य है मास्टर बनना, नौकरी लगना, आप लोगों ने तैयारी की लेकिन किसी भी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कुछ समायोजित होंगे। उसी समय उसी दौरान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई, आपको नहीं ये लगा कि यार ज्यादा क्या फर्क है, नौकरी तो है ही ना, नौकरी ये नौकरी वो है, मैं एक काम करता हूं कांस्टेबल बन जाता हूं, और कांस्टेबल बनने के बाद मैं कोई आगे सोचूंगा। आपने बताइए अपने लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लिया कि नहीं कर लिया? जब इसके बीच में बाधाएं आई थी तो आपने लक्ष्य ही चेंज कर लिया, लक्ष्य में परिवर्तन कर लिया, मतलब लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लिया। क्या कर लिया है? तीसरी स्टेज में हम लोग बोलेंगे लक्ष्य का या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अच्छा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन किया है लेकिन टारगेट तो मिल ही रहा है भाई, लक्ष्य तो मिल ही रहा है ना, लक्ष्य उससे मिलता जुलता हो सकता है लेकिन लक्ष्य तो है ही। इसका मतलब है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन भी एक कैसा उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग ये भी कर सकते हैं इसमें
कि हम लोग देखते हैं कि हमें वो टारगेट मिलना है और हमें वो टारगेट नहीं मिल रहा है, बाधाएं आ गई है, इसलिए हम लोग कुसमायोजित हो गए हैं, मेल एडजस्टमेंट हो गया हमारा। मेल एडजस्टमेंट हो गया तो हम लोग उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या क्या विकल्प देख सकते हैं, कौन कौन से विकल्प हमारे सामने है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, कौन कौन से विकल्प है, इन विकल्पों की व्याख्या करते हैं हम लोग कि एक विकल्प तो यह है कि हम लोग दोबारा से तैयारी करें, एक विकल्प यह है कि अब की बार हम लोग जयपुर से तैयारी करें जोधपुर की जगह, एक विकल्प यह है कि हम लोग केवल लाइब्रेरी में तैयारी करें, एक विकल्प यह है कि हम लोग जो पीछे पढ़ा था उसी को पढ़ते जाएं, एक विकल्प यह है कि हम लोग बस में बैठ के चले जाएं। अलग अलग विकल्प है आपके पास में। अब मुझे एक बात बताइए, उनमें से आप लोगों ने व्याख्या की, उसके बाद में एक सही उपयुक्त विकल्प का चयन कर लिया, आप एक निष्कर्ष पर पहुंच गए, और वो निष्कर्ष था कि आप लोग एक बार फिर कोचिंग करेंगे और एक बार फिर तैयारी करेंगे, और आपने एक बार फिर कोचिंग की, तैयारी की और आपका सिलेक्शन हो गया। तो मुझे बताओ, व्याख्या करने और उसमें से किसी एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण आपको लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो किस प्रकार का उपाय हो जाएगा आपका? प्रत्यक्ष उपाय। इसका मतलब व्याख्या एवं निष्कर्ष। अच्छा, ये जो उपाय है ना, ये उपाय कैसे उपाय है? प्रत्यक्ष उपाय है। ये उपाय कैसे है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। डायरेक्ट एक नहीं है। इन उपायों में आपको समायोजन भी हुआ है, लेकिन समायोजन कैसे हुआ है? लक्ष्य को प्राप्त करके हुआ है। इसका मतलब ये प्रत्यक्ष उपाय है। अच्छा, सीधा सीधा मैं कहूं तो इन प्रत्यक्ष उपायों को एक और नाम से जानते हैं। ये प्रत्यक्ष उपाय का मतलब होता है कोपिंग व्यवहार। क्या होता है? कोपिंग व्यवहार। कोपिंग व्यवहार का यदि हम हिंदी में अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है सीधा सीधा बाधा पर टूट पड़ना, सीधा सीधा बाधा पर आक्रामक हो जाना और बाधा को दूर कर देना और लक्ष्य तक पहुंचना। हमने इन चारों ही उपायों में यही तो किया है ना भाई, बाधाओं का ही तो दूर किया है ना हमने। कैसे ही करके बाधा आ रही थी, उन बाधाओं को हमने कोशिश करके उनको क्या कर दिया? दूर कर दिया, और हमने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो इस प्रकार के किए जाने वाले व्यवहारों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? कोपिंग व्यवहार। और कोपिंग व्यवहार को इंग्लिश में एक नाम से और जानते हैं, और वो है फाइट। क्या है? फाइट। बताओ, लड़ाई तो की है ना हमने, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किए हमने? लड़ाई की है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइट। आ रही है क्या? नहीं आ रही है? आ रही है। कुछ लोग ऑटिज्म में चले गए, कुछ लोग गहरी नींद में चले गए, कुछ लोग सपनों में चले गए, पता नहीं कहां कहां खो गए। लिखो लिखो लिखो, एक लाइन लिखो। इसी में कंटिन्यू करना है। कहलाता है लिखाना, इसके आगे से ही शुरू कर देना है। यदि इनके आगे से ही शुरू कर देना है। यदि इनके मध्य समन्वय नहीं होगा, यदि इनके मध्य समन्वय नहीं होगा, यदि इनके मध्य समन्वय नहीं होगा तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाएगा। तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाएगा। यदि इनके मध्य समन्वय नहीं होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? कुसमायोजित हो जाएगा। अब नीचे अलग से हेडिंग लगाओ, समायोजन के उपाय, समायोजन के तरीके ओब्लिक उपाय, समायोजन के तरीके ओब्लिक उपाय ओब्लिक विधियां, ओब्लिक उपागम। लिखो, इसमें लिखो, लिखो बालक समायोजन करने के लिए
बालक समायोजन करने के लिए जिन उपायों को अपनाता है, बालक समायोजन करने के लिए जिन उपायों को अपनाता है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। बालक समायोजन करने के लिए जिन उपायों को अपनाता है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। ए लगा के लिखो, ए लगा के लिखो प्रत्यक्ष उपाय। ए लगा के लिखो प्रत्यक्ष उपाय। अब प्रत्यक्ष उपाय में आप ये चार लिख लोगे तो समझ जाएंगे ना। लिखो, प्रत्यक्ष उपाय में बाधा का निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, व्याख्या एवं निष्कर्ष। व्याख्या एवं निष्कर्ष। व्याख्या एवं निष्कर्ष। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन प्रत्यक्ष उपायों को, इन प्रत्यक्ष उपायों को कोपिंग व्यवहार के नाम से जाना जाता है। इन प्रत्यक्ष उपायों को कोपिंग व्यवहार के नाम से जाना जाता है। जिसके तहत बालक मार्ग में आई बाधाओं, जिसके तहत बालक मार्ग में आई बाधाओं, मार्ग में आई बाधाओं पर आक्रमण कर मार्ग में आई बाधाओं पर आक्रमण कर उन्हें दूर करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करता है। लक्ष्य की प्राप्ति करता है तथा अपने समायोजन को बनाए रखने में सफल होता है। तथा अपने समायोजन को बनाए रखने में सफल होता है। बनाए रखने में सफल होता है। ठीक है, बी लगा के लिखो अप्रत्यक्ष उपाय। बी लगा के लिखेंगे अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपाय।
लिखो, यदि बालक को लक्ष्य से मिलना संभव नहीं हो, यदि बालक को लक्ष्य से मिलना संभव नहीं हो, तब वह अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए, तब वह अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए तब वह अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए अपने मस्तिष्क में, अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए अपने मस्तिष्क में कुछ तर्क या उपाय विकसित कर लेता है, कुछ तर्क या उपाय विकसित कर लेता है, जो उसे कुसमायोजन से उत्पन्न पीड़ा से बचाती है, जो उसे कुसमायोजन से उत्पन्न पीड़ा से बचाते हैं, जो उसे कुसमायोजन से उत्पन्न पीड़ा से बचाते हैं। अतः इन्हें मानसिक रचनाएं, अतः इन्हें मानसिक रचनाएं ओब्लिक मनोरचनाएं ओब्लिक मानसिक युक्तियां ओब्लिक रक्षा युक्तियां ओब्लिक रक्षा तंत्र ओब्लिक अहम रक्षा तंत्र ओब्लिक रक्षा कवच, लिखो, लिखना है। हाँ, ओब्लिक रक्षा कवच आदि के नाम से भी जानते हैं, आदि के नाम से भी जानते हैं। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, इन सबको इंग्लिश में एक ही नाम से जानते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। हाफ गियर में, हाफ गियर में चला गया। कितने शुभ चिंतक कहते रहे ना। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया?
अच्छा जैसे मान लो, एक एक बात बताऊं, आप लोग मान लीजिए फेल हो गए, अरे लास्ट में पास करवा दूंगा तुम्हें। अच्छा छोड़िए, मैं मान लीजिए फेल हो गया, ठीक है। हाँ बोले आप तो बोले भाड़ में जाओ, अपने को क्या लेना देना है। मान लीजिए मैं फेल हो गया। अब मैं फेल हो गया तो मेरे पास एक उपाय तो ये है कि मैं अब की बार थोड़ी सी ढंग से तैयारी करके और दोबारा एग्जाम दूं और उसमें पास हो जाऊं। ये उपाय है मेरे पास। यदि मैं इस प्रकार का कोई उपाय करता हूं तो मेरा समायोजन बना रहेगा ना, कुसमायोजन से बच जाऊंगा कि नहीं बच जाऊंगा, लेकिन लक्ष्य प्राप्त कर लिया ना। दूसरी बात यह कि मैं फेल हो गया और अवरेज भी हो गया, अब मेरे पास और कोई इलाज नहीं। अब मैं मास्टर तो नहीं बन सकता, जब नहीं बन सकता हूं, सफल नहीं हो सकता हूं, तो फिर मैं, आप मुझे पूछते हो कि क्या हो गया, क्या पास हुए फेल हुए, तो निश्चित सी बात है कि यार मेरा समायोजन तो बिगड़ेगा ना। जब कुसमायोजन होगा तो उसे बचने के लिए मुझे मेरे मस्तिष्क में कुछ ऐसे तर्क विकसित कर लेने हैं। जैसे मैं कहूंगा कि यार ये ना, ये मास्टर तो मैं ऐसे तैयारी कर रहा था, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी में ज्यादा कुछ नहीं है, जो प्राइवेट नौकरी में जो है ना, प्राइवेट बिजनेस में जो चीजें है ना, वो चीजें यहाँ नहीं है, इतने आजादी नहीं है। माता पोड़ी करो, एनसीएल नहीं मिलती है, एनपीएल नहीं मिलती है, मेडिकल नहीं मिलता है, इतनी सी तनख्वाह मिलती है, दाल रोटी चलती है। बिजनेसमैन, बिजनेस करने से अब मैं अडानी अंबानी जितना भी कर सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, समायोजन ही तो कर रहा हूं ना। मैं अपने मस्तिष्क को जो कुसमायोजित हुआ है उसको बचा रहा हूं कि नहीं बचा रहा हूं, बताइए। मैं अपने मस्तिष्क की रक्षा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। कुसमायोजन से मैं मस्तिष्क की रक्षा कर रहा हूं, अपनी डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब युक्तियां, ऐसी युक्तियां, ऐसे उपाय विकसित कर लेता हूं जो मेरे मस्तिष्क की रक्षा करे, डिफेंस, डिफेंस करे उसको, मतलब उसकी क्या करे, रक्षा करे। इन्हें हम लोग बोलते हैं रक्षा युक्तियां। इन्हें मस्तिष्क में की गई रचनाएं ही तो होती है, नहीं धरातल थोड़ी होता है इनके लिए, कोई वास्तविकता थोड़ी होती है। ये वास्तविकता से तो बहुत दूर ले जाती है आदमी को, वास्तविकता तो है ही नहीं है नजदीक में ही। इसलिए इन्हें मानसिक रचनाएं कहते हैं या मनोरचनाएं कहते हैं, जो मस्तिष्क द्वारा रची गई है। इसलिए इन्हें मानसिक युक्तियां कहते हैं। क्या बोलते हैं, युक्ति मतलब टेक्निक होती है, मानसिक मेंटल टेक्निक होती है। रक्षा युक्तियां, इसका मतलब ऐसी टेक्निक जो डिफेंस करती हो, जो रक्षा करती हो, जो मेरे मस्तिष्क की कुसमायोजन से रक्षा करती हो, मुझे बचाती हो। या फिर इन्हें रक्षा तंत्र कहते हैं, मतलब पूरा का पूरा अपना मस्तिष्क को बचाने का सिस्टम होता है ये। और अहम रक्षा तंत्र मतलब अपने ईगो को बचाती है। किसको बचाती है, ईगो को, आदमी के ईगो को ये बनाए रखती है। और ये रक्षा कवच भी तो है ना एक प्रकार का, इसलिए इनको इंग्लिश में एक ही नाम से जानते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से। मुझे बताओ, पहले वाले जो उपाय थे ना, प्रत्यक्ष उपाय, वो सारे उपाय तो थे जो लक्ष्य को प्राप्त करवा रहे थे। और ये जो उपाय है ना, ये आपको लक्ष्य से दूर ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। उनमें तो आप कोपिंग व्यवहार कर रहे थे, इसका मतलब उनमें तो आप फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे ना। लेकिन इनमें तो आप लोग लक्ष्य से दूर भागते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, टारगेट से दूर होता जा रहे हैं, उस टारगेट को भूलना चाह रहे हैं, कि ताकि जिस वजह से हमें टारगेट नजर ही नहीं आए, तो उसको तो बोलते हैं फाइट, और इसको बोलते हैं फ्लाइट। क्या बोलते हैं, फ्लाइट। वो तो फाइट था सीधा सीधा, और यहां से उड़ जाना मतलब दूर चला जाना, इस धरातल से दूर चले जाना, वो कहलाएगा फ्लाइट। तो एक बार पूछा गया सवाल है कि फाइट वर्सेस फ्लाइट निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, समायोजन से। फाइट वर्सेस फ्लाइट। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये रक्षा युक्तियां, लाइन बदल के लिख लेना ना, ये रक्षा युक्तियां व्यक्ति को वास्तविकता के धरातल से दूर ले जाती है। ये रक्षा युक्तियां व्यक्ति को वास्तविकता के धरातल से दूर ले जाती है। ये तो ये काम करना, पकड़े सुन लेना वीडियो को। हाँ पकड़े, हैं पकड़े मतलब हैं, कल भाई, कल जाके सुन लेना। कल परसों कुछ भी होता है, मतलब अगले, अगला जो होता है ना, अगले दिन। हाँ पकड़े परसों, कल, कल होता है। पकड़े भले रमणो है ना। हाँ इस संडे को क्रिकेट खेलने गए तो वो सुनील कह रहा था कि सर पकड़े भड़ा आ जाए जो रमाला। मैंने कहा यार पकड़े भड़ा आ जाए जो मतलब, फिर समझ में आया कि यार पकड़े मतलब कल, भड़े मतलब और, है ना।
हाँ, बूझ जाजो मतलब है, पूछ लेना। नहीं नहीं, बूझ जाना यानी चले जाना, कैसा कुछ होता। हाँ, बूझ जाना, बूझ जाओ, बुआ जाओ। कोई लिखो लिखो, क्या लिखा है? बूझ जाना। वास्तविकता के धरातल से दूर ले जाती है, दूर ले जाती है। अतः अतः प्रत्यक्ष उपायों को, अतः प्रत्यक्ष उपायों को फाइट, प्रत्यक्ष उपायों को फाइट एवं अप्रत्यक्ष उपायों को, एवं अप्रत्यक्ष उपायों को फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। फाइट एवं अप्रत्यक्ष उपायों को फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, मैंने पूरा का पूरा बैकग्राउंड बना दिया इसका, पूरी मैंने बात समझा दी कि प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। वो तो फाइट होता है और ये क्या होता है, फ्लाइट होता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछेंगे तो आप लोग गलत नहीं करेंगे ना। अब इसके आगे का एक कॉन्सेप्ट जो इससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और वो पूछेंगे। अब वो कोई ना कोई उदाहरण देके पूछते हैं कि इसमें कौन से प्रकार के अप्रत्यक्ष तरीके को काम में लिया गया है। ये अप्रत्यक्ष तरीके 8-10 प्रकार के होते हैं। अप्रत्यक्ष उपाय जो होते हैं ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी तो हमने कौन सा पढ़ा है, प्रत्यक्ष पढ़ा है। ये अप्रत्यक्ष उपाय जो होते हैं ना, वो 8-10 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब उसके एक तरीके को मैं रक्षा युक्ति बोल सकता हूं ना, तो सभी तरीकों को संयुक्त रूप से रक्षा युक्तियां बोल सकता हूं ना, कि रक्षा युक्तियां क्या होती है। अब आपको सीधा सीधा पूछ ले कि रक्षा युक्ति क्या होती है, तो समायोजन करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका होता है। रक्षा युक्तियां समायोजन करने का अप्रत्यक्ष तरीका होता है। तो अब इसमें अलग से सब हेडिंग लगानी है, प्रमुख रक्षा युक्तियां, प्रमुख रक्षा युक्तियां। प्रमुख रक्षा युक्तियां। एक लिखो दिव्या सोपन। प्रमुख रक्षा युक्तियों की चर्चा करेंगे हम लोग। दिव्या सोपन, दिव्या सोपन, डे ड्रीमिंग। अंग्रेजी लिखना बहुत जरूरी है ना, इन रक्षा युक्तियों में हम कंफ्यूज भी वही होते हैं, हिंदी में कुछ समझ नहीं पाते इनको। डे ड्रीमिंग, ये कह रहा है कि पूनम सर एडजस्टमेंट की डेफिनेशन नहीं करवाई आपने मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। स्किनर ने कहा कि अधिगमी समायोजन है। एडलर ने कहा श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार ही समायोजन है। बोल दिया मैंने। कभी जीवन में जब वापस क्लास ले हो ना, ये तो लिख लेना बस, है मतलब इस क्लास को वापस ले होगे ना, वापस बोल दूं एक बार, है ना। स्किनर ने कहा कि अधिगम ही समायोजन है। एडलर ने कहा श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार ही समायोजन है। बस रहने दो, नहीं लिखनी है, नहीं पूछेंगे। रक्षा युक्तियां पूछेंगे हमसे, सवाल ही यहीं से बनता है। समायोजन में एक ही जगह से सवाल बनता है और हर बार वही पूछते निश्चित रूप से, यार हम लोग कुछ को गलत करके आते हैं। इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या होता है दिव्या सोपन, है दिन में सपने देखना। अब मान लो कोई दिन में 5 घंटे सोए तो, और सोता सोता सपना देखे तो, वो नहीं है। खुली आंखों से
मान लो कोई नींद भी खोल आंखें खोल कर ले तो इसका मतलब जागते हुए सपने देखना, यही बात है, जागते हुए सपने देखना, कपोल कल्पनाएं करना, कपोल कल्पनाएं करना, ये दिवा सौपनित होता है ना। जैसे जैसे चलो उसको देखिए आप लोग, उनको छोड़िए, आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं ना, तो आपकी जल्दी से ये पात्रता हो जाएगी, उसके बाद आपकी मई जून तक वो एग्जाम देना पड़ेगा ना, मेंस का, मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम देके ज्वाइनिंग ले लेंगे, और ज्वाइनिंग ले लेंगे तो 1 जनवरी 2026 जो होगा वो आपके लिए वास्तव में हैप्पी न्यू ईयर ही होगा, वो हैप्पी न्यू ईयर ही होगा, नया साल, पहला साल होगा मुझे लगता है आपके जीवन का। तो आपको नए साल के अलग ही अनुभव लगेंगे, फिर आपको लगेगा यार मैं नौकरी लगा हुआ हूं, हैं? हाँ, करेंगे करेंगे, रुक तो सही, अभी नौकरी लगते ही थोड़ी है, कोई सरकार के पास थोड़ी पड़ी है। फिर वो कहेगा वो काम हो जाएगा, वो कह रहा है ना, उसके बाद हम विवाह कर लेंगे ना, विवाह करने के बाद में स्कूल जाएंगे, फिर तनख्वाह होगी अपनी 80,000 रुपये प्रति महीने, महीने साल में 3 बार बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी, पैसे हो जाएंगे खूब सारे, फिर हम बिल्डिंग बना लेंगे, क्या करेंगे, एक बंगला बना लेंगे गजब का सा, फिर एक ले लेंगे गाड़ी अच्छी सी, कौन सी अच्छी सी बताओ, स्कॉर्पियो, ओडी, चलो चलो अब ठीक है मैं मान गया, स्कॉर्पियो, हाँ, अरे रुक जाओ रे, हाँ चलो तुम समझा दो, समझा दिया, स्कॉर्पियो ले लेंगे। उसके बाद में हम लोग जब ग्रीष्मकालीन अवकाश आएगा या शीतकालीन अवकाश आएगा, उस समय हम लोग कभी कभार जम्मू कश्मीर घूमने चले जाएंगे, कभी कुल्लू मनाली घूमने चले जाएंगे। फिर अगली जो 2-3 साल बाद में छुट्टियां आएगी, उनमें तो हम लोग स्विट्जरलैंड का टूर बनाएंगे। फिर जब हम लोग स्विट्जरलैंड से वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पर अपना राजस्थान इंतजार करेगा, हम फिर यूं हाथ में हाथ लगाए हुए हाय हाय करते हुए वापस आएंगे। बहुत है और चले, बहुत है ना, ये दिवा सौपन है, ये क्या है, दिवा सौपन, डे ड्रीमिंग, आंखें खोलकर कपोल कल्पनाएं करना। ये कब करता है आदमी, जब उसको वो लक्ष्य मिलना संभव नहीं होता है, जब अपने मास्टर नहीं बनते हैं, तब हम बैठे बैठे सोचते हैं कि क्या हो जाएगा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, अभी तो बिजनेस में केवल एक टेबल स्टूल से शुरू कर रहा हूँ, 5 रुपए से शुरू कर रहा हूँ, धीरे 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 ऐसे ग्रोथ हो जाएगी, ऐसे इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे। वो नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनियों का काम होता है ना, जिसमें आप किसी एजेंट के पास बैठते हैं तो वो थोड़ी देर में आपको बढ़ाता 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 डायमंड तक ले जाकर फिर वो चेक देता है कि अब आपको महीने का 1 करोड़ का मिलेगा, फिर महीने का 3 करोड़ का मिलने लग जाएगा, अरबों का मिलेगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, थोड़े दिनों में तो प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। मतलब यहां तक पहुंचा देता है वो नेटवर्किंग मार्केटिंग वाला जो होता है। ये क्या है, ये कपोल कल्पनाएं हैं, बिल्कुल आंखें खोलकर कल्पित कल्पनाएं होती है, केवल कल्पना करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये कहलाता है दिवा सौपन। इसमें भी कई हद तक बताओ समायोजन हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हद तक तो समायोजन होता ही है ना। लिखो लिखो, आंखें खोलकर सपने बुनना, आंखें खोलकर सपने बुनना, आंखें खोलकर सपने बुनना। इतने से समझ जाएंगे ना आप। उदाहरण तो लिख लो, जैसे जैसे लिखो, एक अविवाहित पुरुष एक अविवाहित पुरुष कक्षा कक्ष में बैठा बैठा, एक अविवाहित पुरुष कक्षा कक्ष में बैठा बैठा ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ घोड़ी पर बैठकर, घोड़ी पर बैठकर
बारात के साथ रवाना होना, बारात के साथ ससुराल के लिए रवाना होना, बारात के साथ ससुराल के लिए रवाना होना। मजा आया ना? हैं? अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बराबर कर दूंगा हिसाब यार, तुम डर क्यों रहे हो? अगला लिखो। दिवासा ओपन तो समझ जाएंगे ना डे ड्रीमिंग क्या होता है? नहीं, उदाहरण एक एक ही बहुत है ना यार। अरे तो कौन सी रक्षा युक्तियां कंप्लीट हो गई यार? जब तक महिलाओं का अत्याचार नहीं करें तब तक मन नहीं धापता है ना। हाँ, लिखो। आक्रामकता, आक्रामकता, अग्रेशन, आक्रामकता है भाई, आक्रामकता, अग्रेशन, अग्रेशन। अच्छा देखिए, मैं दो रक्षा युक्तियां एक साथ बता रहा हूं आपको, पहले बाद में लिखवाऊंगा इसमें ना, आपको लिखना नहीं है आगे। एक एक शब्द सुना है कि आपने, विस्थापन। विस्थापन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिस्प्लेसमेंट, है ना? देखो दोनों रक्षा युक्तियों को मैं साथ बताऊं। आक्रामकता का मतलब तो क्या होता है? गुस्सा करना। और विस्थापन का मतलब? बिल्कुल। अब देखो, जैसे मान लो अब नौकरी लग गई, स्कूल में तो पहुंच गए, अब स्कूल में पहुंच गए, स्कूल में जा रहे हो मस्ती से, क्योंकि जनवरी में जो दिसंबर में ज्वाइनिंग मिली है तो सर्दियों के दिन है, तो आराम से स्कूल में 2-4 दिन गए न, उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स महसूस हुआ जीवन में कि यार जो मैं परेशान हुआ था ना पिछले दिनों, उसका अब आनंद आएगा। तो आप लोग जैसे ही जाते हैं, सर्दी तो होती है, तो धूप में बच्चों से कहते हैं चलो कुर्सी इधर लाओ, टेबल इधर लाओ, बाहर लाओ। तो बाहर आराम से ग्राउंड के बीच में कुर्सी टेबल लगा ली, मस्ती से बैठ के धूप सेक रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारे जितने भी रीलें हैं उनको अपने कैसे कैसे रीले बनाना और कैसे चढ़ाना और उनको कैसे लाइक फॉलोवर्स और वो आपके होते हैं ना सारे, वो सारे काम करते जा रहे हैं आप लोग, मस्ती से बैठे। एक आपके साथ की मैडम और है जो इस स्कूल में लगी हुई है, लगी हुई है। उस मैम ने आपको आके कहा कि मैम, अरे सुन लो रे, उसने उसने आकर आपको कहा कि मैडम पूरे दिन भर आप इंस्टा पे चल रहे हो, पूरे दिन भर आप इस क्लास में ही नहीं जाते हो, बच्चों का भविष्य किस बात के लिए आपको 90,000 रुपए महीने के दिए जा रहे हैं? किस बात के लिए दिए जा रहे हैं? बच्चों का भविष्य दोबारा थोड़ी आ जाएगा, और कल को कोई अधिकारी आ गया तो क्या जवाब दोगे आप? आप खड़े हुए और आपने कहा, ए ए सुन, इधर सुन, इधर आप, ये बकवास कहीं और जाके करना। पिछले 5-6 साल में जो नींद और चैन मैंने हराम किया है ना, तुझे नहीं पता है, तेरी तरह बस में बैठ के नहीं आई हूं, मेहनत की है, मेहनत। क्या की है? मेहनत। और रही बात पढ़ाने की, नहीं पढ़ाने की, भविष्य खराब करने, तू जा, तू सुधार ले भविष्य, कितना का भविष्य सुधारे, मैं तो ऐसे ही करूंगी और अधिकारी आएगा तो मैं जवाब दूंगी तू कौन होती है, और दोबारा यदि ज्ञान दे दिया ना 2 रक और दूंगी। ऐसे ही कहेगी क्या? यही कहेगी, बकवास मत करना, ज्ञान अपने पास, अपने पास रख। अच्छा, ये जो स्थिति है ना, ये आक्रामकता की स्थिति है। कैसी है?
जिस परिस्थिति की वजह से आपका समायोजन बिगड़ा है, क्योंकि आपको दो बात सुनाई है ना, समायोजन तो बिगड़ा है, अब वापस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि लक्ष्य का मतलब तो क्या हुआ है, लक्ष्य का मतलब तो ये होता है कि टारगेट प्राप्त होने का मतलब तो ये होता है कि वापस उसी स्थिति में आ जाए, उसी स्थिति में तो आ नहीं सकते। अब तो सुना दी है बात, तो अब लक्ष्य तो मिलना नहीं है। तो अब उस जो कुसमायोजन उत्पन्न हुआ है ना, उसको कम करने के लिए आप लोग सीधे सीधे जिस परिस्थिति, जिस स्थिति के, जिस व्यक्ति के कारण आपका कुसमायोजन हुआ है, उसी पर सीधे सीधे हावी हो जाना, उसी पर आक्रामक हो जाना, उसी पर गुस्सा उतार देना, वो क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है। अब संयोग से 2-3 दिन बाद डीओ साहब आ गए, जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग दी थी, प्रारंभिक शिक्षा के मुख्यालय के मुखिया, याद आया ना आपको, जिला स्तर के वो मुखिया आ गए। आप वहां बैठे ही थे, एक तरफ वो मूंगफलियां रख रखी थी, पानी का गिलास, चाय पीते जा रहे हैं उस सर्दी में, यार कितना आनंद आ रहा है। 2 बच्चे पीछे से लगे हुए मालिश करने में हैं, और डीओ साहब है। डीओ ने कहा हुईज, कौन है? तो आपने कहा सर मैं, आपने अपना नाम बताया, परिचय दिया, बोले आप टीचर है? बोले हाँ। वो कहता मैं कौन हूँ? बोले कौन? डीओ एलिमेंट्री हेडक्वार्टर। अच्छा सर, सर नमस्कार। नमस्कार? क्या नमस्कार? क्या कर रहे हो? आपकी क्लास कहाँ है? क्लास तो सर 5वीं क्लास में है। 5वीं क्लास कहाँ है? 5वीं क्लास तो सर अंदर बैठी। तू यहाँ क्या कर रही? चल इधर आप। ऑफिस में ले गए। ऑफिस में सब के सब टीचर खड़े हैं सारे, सब के सामने। कहा क्लास क्यों नहीं ले रही थी? बोले सर वो थोड़ी सी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी, लिख के दे दो, लिख के दे दो, मेडिकल पे चले जाओ, नौकरी छोड़ दो, पूरी दुनिया बैठी है, तैयार बैठी है। लोग बाग उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स में बुरी तरह से जूझ रहे हैं, वो लग जाएंगे नौकरी, तुम्हें लगना जरूरी है क्या? काम नहीं हो रहा है तो लिख के दे दो, सरकार से पैसे किस बात के ले रहे हो? उसने कहा सर अब नहीं होगा सॉरी। बोले क्या सॉरी? क्या बकवास लगा रखी है? कब से? बाकी टीचरों को पूछा कब से क्लास नहीं ले रही है? तो बाकी टीचरों ने कहा सर क्लास तो लेती है। बोले कौन सी क्लास? 5वीं क्लास। बुलाओ 5वीं क्लास। 5वीं क्लास को बुलाया, कहा कौन है ये, जानते हो इन्हें? तो छोरों ने कहा हाँ जानते हैं ना, मैं। बोले आपकी क्लास क्यों नहीं ले रही है? बोले क्लास का तो हमारी क्लास में है क्या इनकी क्लास? बोले है क्या मतलब, आपको पता नहीं है? बोले सर ये मैम आते तो रोजाना है लेकिन क्लास में कभी नहीं आते हैं। ढंग से लताड़ा, ढंग से पकड़ के, और ढंग से लताड़ा तो आग बबूला तो होना ही था, भयंकर रूप से आग बबूला, तरंग आ रही, आंखों में वो लाल लाल धागे आ रहे हैं, एक उतरे न एक चढ़े, लेकिन करे क्या? इलाज नहीं है। क्या उस डीओ को कुछ कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता। डीओ ऐसा कह के नोटिस देके, कारण बताओ, नोटिस देके चला गया। अब वो जो स्कूल में 2 घंटे बचे हुए, वो 2 घंटे निकलने मुश्किल हो गए, क्योंकि कुसमायोजन हुआ है। क्या हुआ है? समायोजित नहीं है, कुसमायोजन हुआ है। अब 4 बजने में से 10 मिनट पहले ही आपने अपनी स्कूटी स्टार्ट की, और स्टार्ट करके उसको सीधा 40 की स्पीड से उठाया। बच्चे देखते रहे, बच्चों ने कहा क्या हो गया मैम को आज, और बाकी वाले स्टाफ वाले तालियां दे दे के ढंग से हंस रहे, उनको तो पता है क्या हुआ है। सीधे गए घर, और घर में रोजाना तो नीचे उतर के उस दरवाजे को खोलते हैं, आज उसकी ठक, सीधे ही डायरेक्ट स्कूटी अंदर। अंदर थे बेचारा पति। उसने कहा क्या हो गया? दौड़ के आया, क्या हो गया? गेट को क्यों मारा? गेट को क्यों मारा? मैं नीचे उतर के खोल देती। बोले बकवास मत कर, चुप रह, चाप रह। शर्म नहीं आती? क्यों मारा, क्यों मारा? दिन भर पड़े रहता है, पड़े पड़े खाता है, कमाई का नाम नहीं है, क्यों मारा? मैं अपने आप संभाल लूंगी, क्यों मारा, क्यों नहीं मारा? कपड़े धोए कि नहीं धोए मेरे? 5-7 ढंकी बातें की। क्या चल रहा है? विस्थापन। क्या चल रहा है? विस्थापन। एक परिस्थिति पे जिस वजह से समायोजन बिगड़ा है, उस पर यदि आप लोग क्रोध नहीं उतार के वो क्रोध को किस पर उतार रहे हैं? किसी अन्य परिस्थिति पर उतार रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है? विस्थापन बन जाता है। क्या बन जाता है? विस्थापन बन जाता है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए कितना गजब का ऐसे उदाहरण आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने कहा एक बालक विद्यालय में देरी से आने के कारण प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय से निकाल दिया जाता है।
वो बगीचे में जाकर बैठ जाता है, फूल तोड़ता है, मसलता है और फेंकता है, फिर फूल तोड़ता है, मसलता है और फेंकता है। क्या कर रहा है वो? विस्थापन कर रहा है। क्योंकि जिसकी वजह से क्रोध आया ना, उस पर वो क्रोध नहीं उतार सकता है। कौन सी वस्तु पर उतार रहा है वो? अन्य वस्तु पर उतार रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? विस्थापन बन जाएगा। समझ पा रहे? कोई डाउट? लिखो तो, पहले तो आक्रामकता में लिखो। देखो, जिस स्थिति परिस्थिति या व्यक्ति के कारण, जिस स्थिति परिस्थिति या व्यक्ति के कारण गुस्सा आया हो, सीधा अपने गुस्सा ही लिखे ना, समायोजन में क्यों उलझे? गुस्सा आया हो, सीधा सीधा उसी पर आक्रमण कर देना, सीधा सीधा उसी पर आक्रमण कर देना। उसी पर आक्रमण कर देना। जैसे जैसे दोस्त द्वारा गाली देने पर, दोस्त द्वारा गाली देने पर 2 थप्पड़ जड़ देना। दोस्त द्वारा गाली देने पर 2 थप्पड़ जड़ देना। अब वापस कितनी जड़ेगा? तो वो भी तो समायोजन करेगा ना। समायोजन तो उसका भी बिगड़ा है। अगला लिखो, विस्थापन। अब वो तो वही एक ही बात है, एक गाली देने पर वो 4-5 देता है। उसकी थोड़ी प्रकृति भी खतरनाक होती है उन गालियों की। हाँ। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। लिखो, लिखो, किसी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के कारण किसी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के कारण पीड़ा उत्पन्न होने पर गुस्से को अन्य व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति पर उतारना विस्थापन कहलाता है। गुस्से को अन्य व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति पर उतारना विस्थापन कहलाता है। जैसे लिखो, जैसे सास द्वारा डांटने पर, सास मतलब हाउ, सास द्वारा डांटने पर
बहू द्वारा, बहू द्वारा, बोलो, पति मिलता है तुम्हें और कोई दूसरा नहीं मिलता है। लिखो, किचन में बर्तनों को उठा उठा कर पटकना, किचन में बर्तनों को उठा उठा कर पटकना, बर्तनों को उठा उठा कर पटकना, ऐसे ही करते हैं ना, होता तो है ना, 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 ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं। यदि किसी ने डांटा है ना, तो बर्तन जो होते हैं ना, उनको उन पर फिर वो गुस्सा उतरता है, जोर से जमाते हैं। अच्छा, दूसरा भी हो सकता है ना, सास द्वारा डांटने पर अपने बच्चे को पीटना, ये ज्यादा सही है। उसको ले जाकर, वो जब कुछ भी कहता है ना, उस स्थिति में यदि मौके पर आ जाता है वो, और वो कहता है कि मम्मा ये उतार के दे, बोले ले रुक, एक तो वो तेरी दादी ने, एक तू हैं, यही कहते हैं। वो भी क्या है, विस्थापन है। ये भी क्या है, विस्थापन। जैसे पिछली बार एक उदाहरण पूछा गया कि एक बालक को विद्यालय में पीटीआई सर द्वारा पीटने के बाद घर आकर अपने छोटे भाई को 2 लात मारना वो भी विस्थापन है। पिताजी ने यदि किसी को बड़े को पीटा है और छोटे के कारण पीट दिया, उसको लगता है कि छोटे के कारण पीटा है, तो वो फिर जाके उस छोटे वाले को पीटता है, तो वो भी क्या है, विस्थापन। हो रहा है क्या विस्थापन? नहीं हो रहा है? नहीं करते हैं विस्थापन? ये उदाहरण सही है ना? अरे वो भी है, वो भी उदाहरण है। आपको क्या लगता है एक व्यक्ति शराब क्यों पीता है? विस्थापन करता है। वो क्या करता है? विस्थापन। एक प्रेम में असफल हो जाने के बाद सामने से जवाब आता ना, आई हेट यू, उसके बाद वो जाता है बोले 1 लीटर वाली दे तू, और फिर जम के पीता है। वो भी गुस्सा कहां उतार रहा है? उस शराब पर उतार रहा है। चलो आगे लिखो, क्या लिखा है? विस्थापन हो गया। एक क्या हो गया? आक्रामकता हो गया। एक हो गया दिवास्वपन। और याद दिलाओ, देखिए एक लिखो तादात्मीकरण। तादात्मीकरण, इसको ही क्या बोलते हैं? वेरी गुड। नहीं, आत्मीकरण, औचित्य स्थापना अलग होता है। तादात्मीकरण या आत्मीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन। लिख लो, तादात्मीकरण या आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। बता दो रे छोरो, मैं बता तो दूंगा, लेकिन मुझे बता दो ये सवाल का जवाब तो आपको आ रहा है ना? कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है? कोलसनिक अकेला आदमी है, कोलसनिक, जो ये मानता है कि मनोविज्ञान का जनक प्लेटो है। कोलसनिक एक अकेला आदमी है जो ये मानता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्लेटो। बाकी सब किसको मानते हैं? अरस्तु। पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया। बताओ, देखिए आत्मीकरण क्या होता है, तादात्मीकरण क्या होता है, बता सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन, इसमें यह होता है, सुने रहे, इसमें होता है कि एक व्यक्ति, एक बालक अपने आप को किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति अपने आप को किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करता है या वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे आप लोग स्कूल में गए और आप लोग L1 या L2 के टीचर हैं। एक दिन प्रिंसिपल सर स्कूल में नहीं आए, उन्होंने आप पर भरोसा किया और कहा कि आप मुझे योग्य लग रहे हैं, आपको मैं एक काम करता हूं, कल का प्रिंसिपल बना के चला जाता हूं, कल मैं नहीं आऊंगा, आप काम देखेंगे। तो रोजाना तो आप आराम से आते थे, उस दिन आप लोग 7 बजे का स्कूल था, आप 6:45 बजे ही आ गए स्कूल में आके और ऑफिस में बैठ गए और अपने पियोन को कहा कि जैसे ही 7 बजे उस टाइम गेट बंद करवा देना, कोई अंदर नहीं आने पाए।
हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही 7 बजे तक जितने स्टाफ आ गया उतना ठीक है, सब स्टाफ को आपने पियोन के थ्रू आदेश दिलवाए, बोले उन सबको बोल हाजिरी रजिस्टर लेके तुरंत प्रभाव से प्रिंसिपल रूम में पहुंचे, मीटिंग है उनकी 7 बजे। और जो 7 बजे से लेट आ रहे हैं उनके क्या लगा रहा है, सीएल लगा रहा है, उनके एब्सेंट लगा रहा है, और उनसे पूछ रहा है क्या हो गया, कारण बताओ, नोटिस जारी करो। इसे एलडीसी से कहता है इसे कारण बताओ, नोटिस दो, क्यों लेट आया है, क्या वजह है। और फिर उनको कहता है कि आपको ऐसे करना है ना, आपको वैसे करना है ना, ये करना है ना, ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। वो क्या कर रहा होता है, तादात्म्यकरण कर रहा होता है। वो अपने आप को किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा समझ रहा होता है। ये आइडेंटिफिकेशन होता है। ये क्या होता है, आइडेंटिटी। अच्छा, विज्ञापन की दुनिया इसी पर आधारित होती है। दाने दाने में है केसर का दम, याद है? कौन देता है इसका एड, अजय देवगन। इसलिए एक बच्चा जो होता है ना, वो विमल को खाता है और खाने के बाद खाता हुआ वो समझता है कि मैं क्या हूं, अजय देवगन हूं। अजय देवगन हूं। एक लड़की स्लाइस पीती है और पीती हुई समझती है कि मैं कैटरीना हूं। याद आ रहा है ना? ये क्या है, ये आत्मीकरण है, ये तादात्मीकरण है, अपने आप को किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा समझ लेना। इसीलिए तो जो उच्च प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी होते हैं ना, उनसे ये लोग एड करवाते हैं, ताकि वो बच्चा थोड़ा सा, क्योंकि उसके पास दिमाग कम ही है और उसका कुसमायोजन होगा, तो कुसमायोजन होगा तो वो समायोजन करने के लिए, समायोजन ही तो है और क्या है, तो वो अपने आप में क्या कर लेता है, समायोजन। तो इस प्रकार की यदि परिस्थिति बने तो वो क्या कहलाएगा, तादात्मीकरण या आत्मीकरण। देखो, इस रक्षा तंत्र के तहत, इस रक्षा तंत्र के तहत व्यक्ति अपने आप को, व्यक्ति अपने आप को किसी किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति, किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। आपको पता है, हम नेताओं के साथ में सेल्फी लेते हैं, सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेते हैं, इसका मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने साथ हम उस जैसे हो। एक लड़का होता है, वो तेरे नाम वाली कटिंग करवाता है, उसको लगता है कि ये सलमान खान है। वो ब्रासलेट पहनता है, उसको लगता है कि ये सलमान खान है। तो मतलब वो अपने आप को उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इसी में एक लाइन और लिख लो, विज्ञापन की दुनिया तादात्मीकरण पर ही आधारित है। विज्ञापन की दुनिया तादात्मीकरण पर ही आधारित है। विज्ञापन की दुनिया तादात्मीकरण पर ही आधारित है। तादात्मीकरण पर ही आधारित है। विज्ञापन की दुनिया किस पर आधारित है, तादात्मीकरण पर ही आधारित है। लिखो, जैसे उदाहरण तो लिखेंगे ना, जैसे हमरे चाचा विधायक है, लिख लो हमारे चाचा विधायक है। देखिए क्या किसी ने, हैं? वो तो जिन्होंने देखा वही समझ सकता है, हमरे चाचा विधायक है। कौन सी है? हैं? अरे मिर्जापुर नहीं है क्या? हाँ, हमरे चाचा विधायक है। खैर दूसरा लिखो आप उदाहरण, इस उदाहरण में मजा नहीं आया आपको, सबने नहीं देखा है। दूसरा लिखो, लिखो एक लड़की द्वारा, एक लड़की द्वारा एक लड़की द्वारा प्लाजो पहनकर, एक लड़की द्वारा प्लाजो पहनकर अपने आप को आलिया भट्ट समझना। अपने आप को आलिया भट्ट समझना। है? हाँ लिख लो, है?
एक लड़की द्वारा प्लाजो पहनकर, आलिया भट्ट समझना। सी लिख लो, लिख लो, एक लड़की द्वारा स्लाई स्पीकर अपने आप को कैटरीना कैफ समझना। लिख लो, दाने दाने में है केसर का दाम, दाने दाने में है केसर का दाम। इसीलिए तो इनकी जो तुलना करवाई जा, उनके जो ऐड करवाया जाता है ना, वो बड़े सेलिब्रिटी से करवाया जाता है। ठीक है, अगला लिखो। चाय का टाइम हो गया, चलो चाय का टाइम हो गया, चाय पी के आ जाओ।